स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुहब कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोड़ा। स्टूडेंट्स, अब तक के अपने जितने भी वीडियोस अपलोड हुए उसमें आप लोगों ने कंप्लीट नेशनल इनकम यानी कि 10 नंबर का पूरा यूनिट स्टडी कर लिया है। बट दिस टाइम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अवर न्यू चैप्टर और न्यू यूनिट नोन एज मनी एंड बैंकिंग। स्टूडेंट्स, ये यूनिट 6 मार्क्स का वेटेज रखती है अपने सीबीएसई कोर्स कैरिकुलम के अकॉर्डिंगली, और इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर दो पर्टिकुलर चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। एक है रिलेटेड टू बैंकिंग, एक है रिलेटेड टू मनी। फिलहाल अपन अभी आज की क्लास में इस पर्टिकुलर वीडियो में बैंकिंग के बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को समझेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आइए, बैंक क्या होता है, बैंक आखिर है क्या? स्टूडेंट, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन होता है। दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वेयर एक्सचेंज ऑफ मनी टेक्स प्लेस। यहां पर मैंने एक्सचेंज वर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि अगर सपोज अपन बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डिपॉजिट अवर सेविंग्स, तो बैंक अपन को उसके बदले में इंटरेस्ट देता है ना। इन द सेम मैनर अगर अपन बैंक के पास अप्रोच कर रहे हैं रिगार्डिंग लोन, अपन ने बैंक से कोई लोन लिया है, तो बैंक अपन को जब लोन दे रहा है तो उसके बदले में अपन को इंटरेस्ट दे रहा है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के पैसा सर्कुलेट हो रहा है, पैसा एक्सचेंज हो रहा है। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वेयर एक्सचेंज ऑफ मनी टेक्स प्लेस। आते हैं बैंकिंग। आखिर बैंकिंग क्या है? बैंकिंग इज अ प्रोसेस, नथिंग एल्स, ज्यादा कुछ नहीं है। बैंकिंग एक प्रोसेस है। जैसे आप बैंक जाते हो, बैंक जाने के बाद अगर आपने वहां पे एक पैसे जमा करने, तो यू विल नीड टू टेक वन डिपॉजिट स्लिप, यू नीड टू फिल द पर्टिकुलर डिपॉजिट स्लिप एंड देन यू नीड टू गो टू द डिपॉजिट डेस्क या काउंटर, है ना। तो अल्टीमेटली वो जो पूरा प्रोसेस है कि ये काम ऐसे होगा, आपको पहले टोकन लेना, काइंड ऑफ व्हाटसोएवर द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बैंक्स। तो वो जो होता है बेटा, उसको कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग इज अ प्रोसेस विच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज। अब बैंक दरअसल इकोनॉमिक सिस्टम में होते कितने प्रकार के हैं? बेसिकली बैंक हमारा दो होता है, एक होता है सेंट्रल बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक। थोड़ा ध्यान से देखना, एक होता है सेंट्रल बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक। बेटा हमारे आसपास जितने भी बैंक्स हैं, या ये कह लो हमारे आसपास जो भी बैंक्स हैं जहां पर अपन जैसे इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अपन वहां से लोन ले सकते हैं, ये सब कुछ कहलाएगा कमर्शियल बैंक। हमारे आसपास जितने भी प्रकार के बैंक्स होते हैं, फिर वो शेड्यूल हो, नॉन शेड्यूल हो, मतलब कैसे भी, चाहे प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, चाहे गवर्नमेंट बैंक की बात करूं, किसी भी प्रकार का बैंक जो कस्टमर्स को यानी कि अपन जैसे इंडिविजुअल्स को सर्विस देता है, वो कहलाते हैं कमर्शियल बैंक। नाम ही है कमर्शियल, है ना। कॉमर्स, कहीं ना कहीं घूम फिर के प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, बिजनेस आ रहा है। तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स आर दोज क्लास ऑफ बैंक्स विच आर फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो अपन जैसे लोगों को डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एंड एडवांसेस लोन, जो हम लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराती है। दूसरा बैंक है बेटा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, द मेन बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट। ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स देख रहे हो ना बेटा, इन सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बिकॉज इट इज ए सेंट्रल बॉडी, इट इज ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, द सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर। ये वो पर्टिकुलर चीज है, ये वो पर्टिकुलर बैंक है जो सेंट्रल बॉडी है पूरे के पूरे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम की। इसी को अपन लोग जनरली रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम कहेंगे। ये आरबीआई क्यों कहलाता है बेटा? ये आरबीआई इसलिए बिकॉज इसके पास सारे कमर्शियल बैंकों के रिजर्व्स होते हैं प्लस फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, तो उन सबको वो कस्टडी देता है, तो इसलिए वो रिजर्व बैंक भी है इंडिया में, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक आर द टू मेन बैंकिंग सिस्टम इन अवर इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस पूरे के पूरे तरीके से अपन को इस चैप्टर में इन दोनों बैंकिंग सिस्टम की स्टडी करनी है। आते हैं फंक्शंस के ऊपर, एक एक करके सारे बैंकों के फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक की बेटा, सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी।
हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी पैसे इश्यू करते हैं, जो भी करेंसी इश्यू करती है, आप लोगों के वॉलेट में जो भी पैसा होता है, वो पैसा अल्टीमेटली निकालता कौन है, वो इश्यू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक इज द सेंट्रलाइज्ड बॉडी हु इश्यू करेंसी इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम एक्सक्लूडिंग 1 रुपी नोट. 1 रुपए का करेंसी इज नॉट इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक, रिमेनिंग ऑल बाय सेंट्रल बैंक ओनली. 1 रुपी का करेंसी का डिनोमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट हमारे को इश्यू करती है फिलहाल. लेकिन यहाँ पर एक बात को समझाना चाहूंगा, करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी है क्या? Currency issuing authority indicates that the Reserve Bank of India is the only bank, या central bank is the only bank which hold the entire rights to issue currency in our economic system. Government पैसे नहीं छापती बेटा, सेंट्रल बैंक करेंसी इश्यू करती है. तो हम ये कह सकते हैं सेंट्रल बैंक का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी. सेकंड फंक्शन की तरफ बढ़ता हूं बेटा, जिसका नाम है फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी. ये वर्ड थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा ध्यान देना, ये वर्ड बहुत जरूरी है. ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को चलाता है पूरा, बहुत ध्यान से सुनना. मॉनेटरी पॉलिसी, देखो बेटे, बैंकिंग सिस्टम हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का मेन बेस है. कमर्शियल बैंक ये चाहता है कि वो अधिकतर लोगों को लोन दे, एडवांस करे. क्यों? क्योंकि भाई कमर्शियल बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करेगा. प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कमर्शियल बैंक का सोर्स ऑफ अर्निंग तो इंटरेस्ट ही है ना. तो कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रेडिट को क्रिएट करना. अपन लोन दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है तो इसका तो उधार होना है ना, उधार को इंग्लिश में क्रेडिट बोलेंगे, तो उधार क्रिएट कर रहा है. थोड़ा सा समझना प्लीज. कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट क्रिएशन. थोड़ा ध्यान से समझना, सेंट्रल बैंक का काम इसका ऑपोजिट है. कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार देना. वो जितना ज्यादा उधार देगा उतना उसकी अर्निंग बढ़ेगा. लेकिन सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल बैंक अगर ऐसे ही क्रेडिट बांटती रह गई हमारी कमर्शियल बैंक, तो इकोनॉमिक सिस्टम में इन्फ्लेशन नहीं आ जाएगा. प्रैक्टिकली रूप से सोचो तो यस, बिल्कुल सोच के देखो. अगर मानकर चलो आज अपन लोग आज के समय में जैसे बजाज फिनसर्व वगैरह बहुत अच्छे वैल्यूएबल एग्जांपल्स हैं अपने रिटेल लोन सेगमेंट की, अगर हम बात करें तो ये अगर आज हम लोगों को बहुत लो कॉस्ट EMI पे या कह लो बहुत लो या नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोगों को चीज़ें अवेलेबल कराती है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है. बट ऑब्वियसली वी ऑल आर इन द सेम पैटर्न, यू नो, तो सब उसको अट्रैक्ट होकर हम लोग ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं. अब अगर ऐसे ही कमर्शियल बैंक हमको सस्ते रेट पर लोन्स प्रोवाइड करने लगेगा तो अपन लोग तो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे चीज़ों की. अब इससे चीज़ों की डिमांड बढ़ गई तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिस्टम में इन्फ्लेशन लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा. आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट और 11th क्लास में पढ़ा है, डिमांड सप्लाई डिसइक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशन, ये सबको समझ है. तो अगर ऐसे डिमांड बढ़ गई तो फिर इन्फ्लेशन लेवल आ जाएगा ना भैया. तो इसीलिए सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में इन सब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने का. तो वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के समय अपने टूल्स यूज करती है, जो हम अपने अगले वीडियो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा मेरा, उसको बहुत ध्यान से समझना. क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में हम ये समझेंगे. क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी एक ही चीज होती है. तो इन सिंपल वर्ड मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है हर वो टूल जो सेंट्रल बैंक फ्रेम कर रही है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. आगे बढ़ता हूं. यहां का ऑब्जेक्टिव कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन गया बेटा? क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल करना. सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इकोनॉमिक सिस्टम से क्रेडिट कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी को उस तरीके से बनाना जिससे कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के समय वो यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को बेटर वे में. अब आगे तीसरा फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक. यस, बैंकों का बैंक RBI. आप लोगों ने देखो, आज अगर अपन को कभी भी पैसों की जरूरत है, अपन कहाँ जाते हैं? फैमिली के पास जाते हैं, पापा के पास गए सपोज. अब पापा को पैसों की जरूरत है, वो कहाँ जाएंगे? बट ऑब्वियस वो बैंक के पास जाएंगे. अब
कमर्शियल बैंक को अगर पैसों की जरूरत है वो कहाँ जाएगी? एक कमर्शियल बैंक खुला सपोज आपके लोकेलिटी में, कोई सा भी नाम ले लो, कोई से भी बैंक का नाम ले लो, कोई सी भी ब्रांच ले लो, यहाँ पे अपन बैंक के नामों को नहीं यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक बैंक के मेन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कोई भी बैंक अगर किसी भी एरिया में ओपन होता है तो प्रैक्टिकली रूप से उस बैंक की पर्पस क्या होता है, सोच क्या होती है, यार मेरे जितने से ज्यादा अकाउंट होल्डर हों, क्योंकि जितना ज्यादा अकाउंट होल्डर उसके पास आएंगे उतना पैसों का रोलिंग उसका बनेगा। तो अब अगर मानकर चलो बैंक के पास अकाउंट ओपन कराने कस्टमर उतने नहीं आए लेकिन लोन मांगने आ गए, तो क्या बैंक मना करेगी कि नहीं साहब हम लोन नहीं देंगे, हमारे पास अकाउंट होल्डर ही नहीं? कभी नहीं होता। हर कमर्शियल बैंक के पास, अब कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए तो वो कहां जाएगी? द लास्ट ऑप्शन दैट द कमर्शियल बैंक्स आर हैविंग इज आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। प्लीज समझना, यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सेंट्रल बैंक इज द ओनली लास्ट ऑप्शन दैट आर विथ कमर्शियल बैंक कि वो वहां से जाकर फंड रेज कर सकती है। इफ एनी ऑफ द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फेल इन रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द मार्केट, तो वो अपनी साइकिल को चलाने के लिए, पैसे के लूप को चलाने के लिए कहां जाएगा? द ओनली लास्ट ऑप्शन दे डू हैव इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को हम इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। मोर ओवर यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है कस्टोडियन, कस्टोडियन टू फॉरेन रिजर्व्स। बहुत ध्यान से समझना, सेंट्रल बैंक इज दी हैविंग इज लाइंग द कस्टडी, जो भी रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं, दूसरे देश के रिजर्व्स हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं, सेंट्रल बैंक उसकी पूरी कस्टडी करता है। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन, जो कि कस्टोडियन टू फॉरेन रिजर्व्स। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द लास्ट फंक्शन है जो हमारे रिजर्व बैंक की नजर से देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक की नजर, दैट इज गवर्नमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को भी बहुत चीजों में हेल्प करता है। कैसे समझते हैं? देखो, अब एक बात समझना, इकोनॉमिक सिस्टम में डीमोनेटाइजेशन आया, अब डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन रेस्पेक्टेड मोदी जी ने दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपन को एड्रेस किया नेशन को, और उन्होंने बताया कि डिमोनेटाइज हो रही है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर करेंसी, 500 और 1000 रुपए, दैट इज 500,000 रुपीज का डिनोमिनेशन। तो अल्टीमेटली न्यू करेंसी सर्कुलेट कहां से हो रही है? वो तो आरबीआई लाई होगी ना। कितना, कैसे बैंकिंग चैनलाइज होगी, कब कितने इसमें विड्रॉवल करना है, तो अल्टीमेटली ये सब करा किसने? डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन ये सबको मॉनिटर करवाया किसके साथ? रिजर्व बैंक के साथ ना अल्टीमेटली। तो सेंट्रल बैंक इज आल्सो एक्टिंग एज एन एडवाइजरी फंक्शन फॉर गवर्नमेंट। तो ये हो गया हमारे। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एडवाइजरी फंक्शन है, उनको बहुत जगह पब्लिक डेट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, उनको गाइडेंस देता है। तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक इज आल्सो एक्टिंग एज एन एडवाइजर। मोreover central bank is acting as a banker also whensoever government is in also need of funds, बजट डेफिसिट में है ना। अब गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए तो गवर्नमेंट फंड लेने कहाँ जाएगी? रिजर्व बैंक के पास जाएगी। तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक इज आल्सो एक्टिंग एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, इसलिए हम यहाँ पे बैंकर टू गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बढ़ते हैं अपने दूसरे बैंक की तरफ, दैट इज कमर्शियल बैंक्स की तरफ। कमर्शियल बैंक जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्रेडिट क्रिएशन है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को लोन देना सो दैट कि वो प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट के रूप में अपनी अर्निंग कर सके। कमर्शियल बैंक के बेसिक फंक्शंस हैं, द मेन इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यस, commercial banks are accepting deposits in various forms from the customers। अकाउंट होल्डर जितने भी होते हैं कमर्शियल बैंक के, वो उनके पास अलग अलग प्रकार से डिपॉजिट करने जाते हैं। हर प्रकार के डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है। जैसे एक होता है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स मतलब अपन लोग सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं ना, जनरली दीज अकाउंट्स आर मेंटेन बाय हाउस होल्डर्स, है ना बेटा, हाउस होल्ड्स के थ्रू बस मेंटेन है। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर बैंक जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उसके अंदर इंटरेस्ट भी देती है। इसके बाद आता है, एक होता है जिसको अपन कहते हैं करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स जिसको हम बेसिकली डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से भी जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स।
डिमांड डिपॉजिट जनरली बिजनेस फर्म्स वगैरह मेंटेन करती हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ बिल्कुल बिजनेस के स्मूथ फ्लो के लिए एक बैंक एक्सेप्ट करती है, अकाउंट होल्डर्स बिजनेसमैन ओपन करते हैं। इसके बाद आते हैं एक तरीके से अपन बोलते हैं एफडीज, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी, ऐसे कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। बेसिकली ये डिपॉजिट्स एक तरीके से सेविंग का काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टेन्योर यानी कि पीरियड के लिए जो आप अकाउंट होल्डर डिसाइड करता है उसके लिए पैसा फ्रीज होके बैंक के पास रहता है, बैंक उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का उस अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। तो कमर्शियल बैंक्स आर जनरली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द वेरियस अकाउंट होल्डर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसके बाद आते हैं एडवांसिंग लोन्स। यस, कमर्शियल बैंक विल एडवांस लोन्स टू पब्लिक। अपन लोगों को कमर्शियल बैंक लोन की भी फैसिलिटी देती है, लोन की फैसिलिटी देती है, अलग अलग प्रकार के लोन देती है। फॉर एग्जांपल होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन काइंड ऑफ, है ना। तो कमर्शियल बैंक्स आर एडवांसिंग लोन्स टू नॉर्मल पब्लिक एंड द पब्लिक आर पेइंग इंटरेस्ट फॉर द सेम। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज मेन प्राइमरी फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के दूसरे फंक्शन होते हैं जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आ गया, एडिशनल फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को देते हैं कि दैट द पर्सन इज गोइंग टू ड्रॉ द एक्सेस अमाउंट अप टू द पर्टिकुलर लिमिट। एक लिमिट के ऊपर हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर, बट ऑफ द ओवरड्राफ्ट अगर बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट भी चार्ज कर होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जनरली बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है। इसके बाद आता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट, एजेंट के जैसे काम करते हैं और उसके बदले में उनको कमीशन वगैरह भी मिलता है ना। जैसे कि आप कभी बैंक जाओ, बैंक आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के बारे में बताता है, सर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए, आप शेयर हमारे साथ लीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की आपको एडवाइजरी चीज़ें दे देता है, मतलब हाँ हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको समझाएंगे कहाँ का इन्वेस्ट करना, तो इन सब का चार्जेस लिए जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी कमर्शियल बैंक एक एजेंट का काम कर रहा है वहाँ पर उसको ब्रोकरेज या कमीशन मिलता है उसके बदले में, ठीक है। तो ये होगा जनरली ट्रांसफर ऑफ फंड्स हम देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो भी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। तो जहाँ कहीं भी कमर्शियल बैंक इज एक्टिंग एज ए मेन एजेंट, है ना बेटा, वो हो गया एजेंसी फंक्शंस। तो यहां पर हम हमारे फंक्शंस को सम अप कर रहे हैं। ये हो गया हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। थैंक यू।